जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप सभी लोग ठीक हो। और हम लोग इस प्रकार 3 क्लास ले चुके थे प्राचीन इतिहास की, और प्राचीन इतिहास के हम लोग चौथे क्लास में हैं। और चौथे क्लास में समझने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन इतिहास कैसे था और क्या था। आपको पता है कि प्राचीन इतिहास को समझने से पहले हमने पृथ्वी की भूगर्भिक प्रक्रिया को समझा था, मानव इतिहास के बारे में समझा था, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में समझा था। और फिर हमने देखा था कई सारे हमने पृथ्वी पर काल को बांटा था, जिसे जियोग्राफिकल टाइमलाइन कहते हैं, है ना। जियोग्राफिकल टाइमलाइन में हमने युग की बात किया था, एरा की बात किया था, एपोक की बात किया था, है ना, एज की बात किया था। अब देखिएगा कि उसके अंदर हमने बताया था कि जो तृतीय युग था, तृतीय युग में मानव का प्रवेश होना स्टार्ट हो गया। अब मानव का जब प्रवेश होना स्टार्ट हुआ तो आप देखते हैं कि सबसे पहले जब मानव है तो मानव के अंदर हम देखते हैं कि रामापिथेकस, है ना, रामापिथेकस नाम का जो एक वानर है वो मैदानों की तरफ आया, और वही एक धीरे धीरे एक मानव की प्रक्रिया में बदलता रहा। और जैसे जैसे बदलता रहा तो उसका एवोल्यूशन होता रहा, और एवोल्यूशन होते होते फाइनली वो क्या बना, तो होमो सेपियंस बना। आज के मानव जो हम लोग हैं वो क्या है, उन्हीं रामापिथेकस की पीढ़ी से चलते हुए लगातार एवोल्यूशन होते हुए आज जो हम हैं होमो सेपियंस है। और आपको पता है कि अगर हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो एवोल्यूशन की थ्योरी को देने वाले, है ना, डार्विनिज्म का सिद्धांत तो दुनिया भर में फेमस है ना, जो फिटेस्ट फॉर द सर्वाइवल थ्योरी की बात करता है। जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो जितना ज़्यादा मजबूत होगा, उतना देर तक, उतना ज़्यादा दिन तक सर्वाइवल कर सकेगा, है ना। तो प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन इतिहास में हमने बताया था कि इतिहास को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, कि इतिहास को पढ़ने के लिए हम स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं और उपकरण का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अगर हम उपकरण के आधार पर देखें या स्रोतों के आधार पर देखें तो इतिहास को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, प्रागैतिहासिक काल में, आदिऐतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल में। पहली बार इस इतिहास के डाइवर्जन को देने वाले या इतिहास के इस विभाजन को देने वाले डेनियल विल्सन, है ना। ये इंसान कौन थे, डेनियल विल्सन, है ना। आप देखिएगा कि यूरोपियन कल्चर में आते हैं ये डेनियल विल्सन, और डेनियल विल्सन ने पहली बार प्राग इतिहास, आदि इतिहास जैसे वर्ड को, जैसे शब्दों को दिया, है ना। तो आप देखिएगा कि इतिहास को जो हम डिवाइड करते हैं प्राग इतिहास में, आदि इतिहास में, ऐतिहासिक में, ये देने वाले कौन थे, डेनियल विल्सन। डेनियल विल्सन ने इस शब्द को दिया था। और आपको हमने बताया था कि देखिए प्राग इतिहास के बारे में हमने आपको शॉर्ट टर्म में बताया था कि देखिए जब हम इस इतिहास की बात करते हैं तो इस इतिहास में हम कौन से काल को पढ़ेंगे, तो एक ही काल है जिसका नाम क्या है, पाषाण काल। जिसका नाम क्या है जी, पाषाण काल। तो हमने बताया था कि जब हम प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे तो प्राग इतिहास में क्या पढ़ेंगे, तो प्राग ऐतिहासिक काल में हम पाषाण काल पढ़ेंगे। और पाषाण काल को क्यों हम पढ़ेंगे, तो हमने बताया था कि प्राग इतिहास एक ऐसा इतिहास है जहां पर साहित्यिक स्रोत नहीं है। साहित्यिक स्रोत मतलब वहां पर किसी प्रकार की लिखावट नहीं है, या फिर लिखने की कला की शुरुआत ही नहीं होता। ह्यूमंस अभी दुनिया को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। अभी वो क्या है, तो एक आखेटक समाज जी रहे हैं, हंटर और गेदर्स का समाज जी रहे हैं, है ना, घुमंतु जीवन जी रहे हैं, जंगली जीवन जी रहे हैं। ऐसे में उनके पास कोई भी अभी लेखन की सामग्री नहीं आई, किसी प्रकार की उनके पास लिपि नहीं है ना। जब लिपि नहीं होगी तो यहाँ पर किसी प्रकार का साहित्यिक स्रोत भी नहीं होगा। तो पाषाण काल एक ऐसा समय है जब मनुष्यों के पास किसी प्रकार के कोई साहित्यिक स्रोत नहीं थी। मनुष्य अभी जीना सीख रहे थे, पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ अपने चीजों को, अपने रहन सहन को देख रहे थे। तो प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा समय है। हमने देखा कि प्राग इतिहास काल में सिंपल सी बात है, अगर हमें इस काल की गणना करना हो या इस काल को जानना हो या इस समय के इतिहास को जानना हो तो इस समय के इतिहास को जानने के लिए हम क्या करते हैं, तो पुरातात्विक स्रोत, है ना। क्योंकि इतिहास के 2 स्रोत थे, एक साहित्यिक स्रोत थे, एक पुरातात्विक स्रोत थे। तो अगर हम प्रागैतिहासिक काल को जानना चाहते हैं तो हम कैसे स्रोतों पर निर्भर रहेंगे, पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर रहेंगे। इसका मतलब प्रागैतिहासिक काल का सबसे बेहतरीन स्रोत क्या होगा, हालांकि इतिहास को जानने का सबसे बेहतरीन स्रोत होता ही क्या है, पुरातात्विक स्रोत होता है, क्योंकि वो एक सच्चाई बयां करती है, जो है जैसा है वैसा। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत के अंदर, अभिलेखों के अंदर भी गुणगान किया जाता है राजाओं का, महाराजाओं का, जो कि उनके दरबारी कवि के द्वारा किया जाता है, वो तो अलग बात है। लेकिन आप देखिएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल को अगर जानना है तो किस पे डिपेंडेबल रहना पड़ेगा जी, तो हमें पुरातात्विक स्रोत पे डिपेंडेबल रहना पड़ेगा। इसके अंदर हम कौन से काल को जानेंगे, तो पाषाण काल। आपको पता है कि हमने जब अगली बार डिवीजन करवाया था तो हमने इसका भी डिवीजन करवा दिया था कि अगर पाषाण काल का मतलब क्या, तो पाषाण काल का मतलब ये हो गया कि पाषाण काल 3 पार्ट में, कितने पार्ट में जी, 3 पार्ट में। पाषाण काल 3 पार्ट में, वो 3 पार्ट क्या है, तो एक को हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल। क्या कहते हैं जी, पूरा पाषाण काल, है ना। एक को हम कहते हैं पूरा पाषाण काल, एक को हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल। क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल, है ना। एक को हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल, और एक को हम बोलते हैं, है ना, नव पाषाण काल। क्या कहते हैं जी, नव पाषाण काल। तो एक है नव पाषाण काल, एक है पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल। आपको पता होना चाहिए कि पूरा पाषाण काल को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पूरा पाषाण काल को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। निम्न पूरा पाषाण काल, क्या किया जी, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, है ना।
और एक हमने किया है जिसे बोलते हैं मध्यपुरा पाषाण काल। क्या कहा है? मध्यपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल। और एक को हमने किया है जिसे हम बोलते हैं उच्चपुरा पाषाण काल। क्या कहते हैं? उच्चपुरा पाषाण काल, उच्चपुरा पाषाण काल, उच्चपुरा पाषाण काल, है ना। तो अब देखिएगा कि हमने इसको भी 3 पार्ट में, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाएगा। देखिए कई बार लोग क्या करते हैं एग्जामिनेशन में, बहुत गलती करते हैं कि मध्य पाषाण काल को मध्यपुरा पाषाण काल समझ लेते हैं। नहीं जी, मध्य पाषाण काल अलग है, एक ट्रांजिशन पीरियड है पूरा पाषाण काल में, और नव पाषाण काल के बीच का एक ट्रांजिशन पीरियड है जहां पर पूरा पाषाण काल से चीजें बदल रही है, नव पाषाण काल की तरफ जा रही है। उसी ट्रांजिशन पीरियड को हमने क्या नाम दिया? मध्य पाषाण काल। लेकिन देखिएगा कि पूरा पाषाण काल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। बात समझ में आ रही है? अब देखिए हमने तो ये समझा दिया कि प्राग ऐतिहासिक क्या है, हालांकि हम लोग इस सारी की चर्चा करेंगे, और आज तो हम कोशिश करेंगे कि पूरा पाषाण काल को और निम्न पूरा पाषाण काल को जरा समझ ले, है ना। क्योंकि देखो मेरा पढ़ाने का एक जो हॉबी है या मेरा जो स्टाइल है, वो किसी भी चीज को थोड़ा डिटेल वाइज समझाते हैं ना, चाहते हैं कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से कोई भी क्वेश्चन बचे ना, इसलिए मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि डिटेल वाइज जितना हो सके उतना अंदर जाके चीजों को पढ़ाना, है ना। तो आप देखिए प्रागैतिहासिक काल के अंदर हम एक ही काल को पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? पाषाण काल। और ये ऐसा काल है जहां पर किसी प्रकार के लिखावट स्रोत या साहित्यिक स्रोत मौजूद नहीं है। इसे जानने के लिए हम क्या करते हैं? पुरातात्विक स्रोत पर रहते हैं। इसका मतलब वैसा काल जहां पर कुछ भी लिखा न हो, उसे जानने के लिए हम क्या करते हैं? पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर होते हैं। अगला है आदिऐतिहासिक काल, है ना। देखिए आदिऐतिहासिक काल के पास दोनों स्रोत हैं। इसका मतलब इसके पास पुरातात्विक भी है और इसके पास क्या है जी? तो इसके पास साहित्यिक भी है ना। तो इनके पास साहित्यिक भी है, इनके पास पुरातात्विक भी है ना। अब देखिएगा आदिऐतिहासिक काल के पास पुरातात्विक भी है, साहित्यिक भी है, मतलब इनके स्रोतों के पास या इस इतिहास को जानने के लिए हम दोनों स्रोत का इस्तेमाल कर सकते हैं, किंतु साहित्यिक स्रोत को पढ़ा नहीं गया, साहित्यिक स्रोत को पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया, साहित्यिक स्रोत को पढ़ा नहीं गया। अब आदिऐतिहासिक काल में क्या आते हैं जी? तो 2 आते हैं। आदिऐतिहासिक काल में क्या आते हैं? 2। एक आता है हड़प्पा सभ्यता, है ना, एक आता है हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, है ना, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। और एक आता है जिसे हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता, एक आता है हमारा वैदिक सभ्यता। हमने इसके बारे में बता दिया था कि भाई वैदिक सभ्यता को हमने आदिऐतिहासिक काल में क्यों लिया है, जबकि आपके मन में चल रहा होगा कि भैया क्यों, वो उसके अंदर तो हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सब तो पढ़ पाते हैं ना। हमारे ग्राम समाज में कई सारे पंडित जी लोग हैं जो उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो तो अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो देखिए उस समय जब वैदिक सभ्यता बनी थी, वैदिक सभ्यता में जब कई सारे वेदों का निर्माण हुआ था, तो उस समय एक मौखिक प्रक्रिया के द्वारा हुआ था। मौखिक प्रक्रिया का मतलब कि वहां पर लिखावट जैसी कोई भी संरचनाएं थी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर किया जाता था, तो इसलिए उसको हमने कहाँ रख दिया? आदिऐतिहासिक काल में रख दिया। एक हम बोलते हैं जिसे बोलते हैं ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का मतलब होता है भैया इसके अंदर दोनों चीज को जानेंगे। इसका मतलब ये ऐतिहासिक है जहां पर हम दोनों चीज पर निर्भर रहेंगे। हम इसके अंदर तो पुरातात्विक पर भी रहेंगे और इसके अंदर हम साहित्यिक पर भी। इसका मतलब ऐतिहासिक ऐसा है जहां पर हम साहित्यिक स्रोत का भी पूरा इस्तेमाल करेंगे और पुरातात्विक स्रोत का भी पूरा इस्तेमाल करेंगे। किसको? ऐतिहासिक को जानने के लिए। हमने पहले भी बता दिया था कि ऐतिहासिक के अंदर हम पुरातात्विक को भी जानेंगे, साहित्यिक को भी जानेंगे। और ऐतिहासिक के अंदर जो काल शुरू होगा, काल का निर्धारण जो शुरू होगा, वो कहां से होगा जी? यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसका समझाने की कोशिश करते हैं। तो जरा सा आप देखिएगा कि ऐतिहासिक काल को हम समझाने की अगर कोशिश करेंगे तो ऐतिहासिक को हमने कहां से जानना शुरू किया था जी? ऐतिहासिक को हमने जानना शुरू किया है यहाँ से। देखिए ऐतिहासिक को हमने जानना शुरू किया है, थोड़ा सा पानी जैसा रह गया। तो ऐतिहासिक जो शुरू होगा वो महाजनपद से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? महाजनपद, है ना। जब महाजनपद काल आएगा तो महाजनपद काल से हम देखेंगे कि ऐतिहासिक, है ना, ऐतिहासिक काल शुरू हो जाएगा। और ऐतिहासिक को जानने के लिए हम दोनों स्रोत का इस्तेमाल करेंगे, साहित्यिक का भी इस्तेमाल करेंगे, साहित्यिक स्रोत का इस्तेमाल भी करेंगे और पुरातात्विक स्रोत का भी इस्तेमाल करेंगे, पुरातात्विक स्रोत का भी इस्तेमाल करेंगे। तब महाजनपद से हम देखेंगे, महाजनपद से आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ से महाजनपद जैसे बनेंगे तो 16 महाजनपद, यहाँ से क्या निकलेगा? 16 महाजनपद की जानकारी मिलेगी। और 16 महाजनपद की जानकारी के लिए हम 2 बहुत ही फेमस धर्म की किताबों के ऊपर निर्भर है, एक जैन का और एक बुद्ध का। जैसे कि आप देखिए भगवती सूत्र। जैसे महाजनपद को जानने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एक है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र कौन से धर्म से बिलोंग करता है? तो जैन धर्म से। और एक हमारा है जिसे हम बोलते हैं अंगुत्तर निकाय। क्या कहते हैं? अंगुत्तर निकाय। एक हम कहते हैं अंगुत्तर निकाय, जिससे 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। एक भगवती सूत्र है। अंगुत्तर निकाय किसका है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ना। तो महाजनपद काल से जो शुरुआत होगा इसे हम बोलेंगे ऐतिहासिक क्रम। क्या कहेंगे? ऐतिहासिक क्रम। तो ऐतिहासिक काल को जानने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम साहित्यिक स्रोत का इस्तेमाल करते हैं, एक हम पुरातात्विक स्रोत का इस्तेमाल करते हैं, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि भैया यहाँ 16 महाजनपद है, भगवती सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और अंगुत्तर निकाय का, इन दोनों को जानने के लिए। अब देखिए ये सारी चीजें हो चुकी थी, है ना।
और पहली बार हमने देखा कि इतिहास को अगर हमने डिवाइड किया प्रागैतिहासिक में, आदिऐतिहासिक में, ऐतिहासिक में, तो ये नाम देने वाले कौन था? डेनियल विल्सन। देने वाला कौन था जी? डेनियल विल्सन। अब देखिएगा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली बार जब आगे बढ़ा काल जब आगे बढ़ा, चीजें और डिवीजन हुई, तो सीजे थॉमसन नाम का इंसान, एक इंसान था जिसका नाम था सीजे थॉमसन। अब सीजे थॉमसन ने कई सारे अलग अलग स्रोत पाए, अलग अलग हथियार पाए, और उस हथियारों के अनुसार उन्होंने, सीजे थॉमसन ने 3 काल का डिवीजन किया इसको न मानते हुए। उन्होंने क्या कहा? पाषाण काल, ताम्र काश्य काल, और एक बोला लोह युग। एक क्या बोला जी? लोह युग। तो इनका अपना 3 विभाजन है। एक को बोला इन्होंने पाषाण काल, सीजे थॉमसन ने बोला पाषाण काल, ताम्र काश्य काल और लोह युग। हालांकि देखिए ये जो बता रहे हैं, ये जो चीजें बता रहे हैं, पाषाण काल, ताम्र काश्य काल, लोह युग, ये सारे इसके अंदर भी आ जाएंगे, है ना। इन्होंने कुछ अलग विभाजन नहीं किया है या अपने आप में कुछ अलग नहीं किया, लेकिन चलिए ठीक है, कोई विभाजन करता है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है, भैया बताइए पाषाण काल, ताम्र काश्य काल और लोह युग को किसने डिवाइड किया था, किसने विभाजित किया था? तो सीजे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? सीजे थॉमसन ने किया था। अब देखिएगा यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के साथ देखते हैं डिवीजन का कुछ और भी एरिया आता है, जिसे बोलते हैं, यहाँ पर एक जॉन लुबाक नाम के इंसान थे, है ना, जॉन लुबाक। अब देखिएगा जॉन लुबाक नाम के इंसान थे, और जॉन लुबाक ने फ्रांस के अंदर गुफाओं के अंदर कुछ हथियारों को पाया, है ना, फ्रांस के अंदर कुछ गुफाओं के अंदर हथियारों को पाया। उसके अनुसार उन्होंने 2 काल का डिवीजन किया। एक को बोला पुरापाषाण काल, एक को बोला नवपाषाण काल। एक को बोला पुरापाषाण काल, एक को बोला नवपाषाण काल। लेकिन देखिएगा कि आगे जाके इन्हीं के चीजों को बदल देते हैं एडवर्ड लॉटरेट। एडवर्ड लॉटरेट ने उसी फ्रांस के गुफा में, माफी चाहूंगा, फ्रांस की गुफा में इन्होंने ढूंढा था, फ्रांस की गुफा में ना, इन्होंने एक हथियार को ढूंढा, और वो हथियार लगभग जो था वो पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का था। मतलब उसका जो टाइम पीरियड था वो कैसा था जी? पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का टाइम पीरियड था। ऐसे में एडवर्ड लॉटरेट के द्वारा बताया गया कि भैया पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में भी एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड होगा जब पुरापाषाण काल से चीजें बदलती हुई किधर जा रही होगी? नवपाषाण काल में जा रही होगी। तो ऐसे में पहली बार हम देखते हैं यहाँ पर कि एडवर्ड लॉटरेट के द्वारा पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल जैसी अवधारणा दी गई। तो आज हम जैसे कि इतिहास को सिंपली अगर डिवाइड कर देते हैं तो कैसे डिवाइड कर देते हैं? तो पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। इसको डिवीजन करने वाले कौन थे? एडवर्ड लॉटरेट। कौन थे जी? एडवर्ड लॉटरेट, है ना। अब देखिएगा कि आगे जाके, अब हम क्योंकि भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं, भारतीय इतिहास के अंदर हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास के अंदर जो पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, तो अंग्रेजों के समय पुरातत्व विभाग की स्थापना होना स्टार्ट हो गई है, और अंग्रेजों के समय इतिहास को बहुत रुचिकर तरीके से जानने की कोशिश की गई। क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज बहुत संपन्न थे, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, तो वो चीजों को ढूंढने में या किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा जानकारी बटोरने में बहुत ही क्या करते थे, अपने आप को तसल्लुक पाते थे। तो ऐसे में आप देखिएगा कि 1860-61 का समय है, यही समय है कि 1861 में क्या है, भारत शासन अधिनियम आया था, और यही 1861 में हम देखते हैं कि हाईकोर्ट का स्थापना भी हुआ था। यही 1861 का अधिनियम है जहां पर पोर्टफोलियो सिस्टम लागू ही हुआ था। यही समय था कि आईपीसी, है ना, जिसके अंदर सीपीसी और सीआरपीसी भी क्या हुआ, लागू हुआ, है ना। 1861 के अधिनियम के अंदर ही हम देखते हैं कि विधानमंडलों में 3 भारतीयों को क्या किया गया, डाला गया। पहली बार भारतीयों को विधानमंडल में डाला गया, और उसमें देखते हैं पटियाला के राजा, बनारस के राजा, है ना, ऐसे करके कई सारे 3 राजाओं को क्या किया, तो विधानमंडल में इंक्लूड किया गया था, है ना। तो 1860 से लेकर 61 का समय था, और यही समय था एक और चीज जो हम बता देना चाहिए, मैकाले ने जो आईपीसी मॉडल बनाया था, किसने बनाया था? तो मैकाले ने बनाया था। तो 1860-61 का समय है जहां पर हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल जैसे पद को खत्म कर दिया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, और वायसराय का समय लाया गया था। और ये समय किसका हो? अब जरा सोचिए कि 1860-61 का समय है, तो थोड़ा सा देखिएगा कि ये समय किसका होगा, ये समय किसका होगा, है ना। सोचिए, लॉर्ड कैनिंग का, है ना। लॉर्ड कैनिंग इस समय थे, और लॉर्ड कैनिंग के समय में हम देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, और इस स्थापना में हम देखते हैं कि पहली बार जो महाअध्यक्ष के रूप में उसमें बैठा था, उसका नाम था लॉर्ड कनिंगम, है ना। तो इसको जरा मिटा देते हैं, और मिटा के यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। देखते हैं, देखिए जरा समझिएगा। तो हमने बताया कि 1860-61 के समय में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, और वहां पर महाअध्यक्ष के रूप में कौन बने जी? लॉर्ड कनिंगम, है ना। तो अब देखिए कि 1860-61 के समय, 1860-61 में हम देखते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। हालांकि इसकी चर्चा आप देखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी के समय भी हुई है, और भारतीय पुरातत्व विभाग में आप देखिएगा कि
यहाँ पर जो महाध्यक्ष बनाया गया वो किसको बनाया गया जी? तो लॉर्ड कनिंघम को। किसको बनाया गया? लॉर्ड कनिंघम। और लॉर्ड कनिंघम को जब बनाया गया तो लॉर्ड कनिंघम बड़े ही अच्छे मतलब पुरातत्व विभाग के अधिकारी थे और इनको महाध्यक्ष बनाया गया था, है ना? इनका महाध्यक्ष इनको बनाया गया था। अब देखिएगा कि जब इनको बनाया गया लॉर्ड कनिंघम को, तो लॉर्ड कनिंघम ज्यादा से ज्यादा भारतीय इतिहास में मध्यकालीन इतिहास को जानना चाहते थे। ये ज्यादा इंटरेस्टेड किसमें थे जी? मध्यकालीन इतिहास को जानने में, है ना? इनका रुचि जो था मध्यकालीन इतिहास को जानने में रुचि था। इस हिसाब से लॉर्ड कनिंघम के पास जब चीजें आई तो इन्होंने कई सारे अपने अंदर लोगों को रखा और उसको ढूंढने के लिए दिया। तो देखिए कि 1863 के आसपास एक जगह था पल्लवरम, है ना? पल्लवरम तमिलनाडु में जगह है पल्लवरम के तमिलनाडु में आप देखिए कि रॉबर्ट ब्रूसफुट, है ना, मिटाते हैं, रॉबर्ट ब्रूसफुट, है ना? रॉबर्ट ब्रूसफुट, है ना? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट नाम के एक अधिकारी जो कि पुरातत्व विभाग के बहुत अच्छे जानकार भी थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट को पहली बार पल्लवरम, है ना, तमिलनाडु में था 1863 में एक हैंडेक्स मिला, है ना? भारतीय क्षेत्र में पहली बार क्या मिला जी? हैंडेक्स। तो पहली बार हैंडेक्स मिला, एक तरह का कुल्हाड़ी था। क्या था जी? एक तरह का यह कुल्हाड़ी था। तो इनको हैंडेक्स मिला और हैंडेक्स के मदद से पहली बार आप देखिएगा कि पहली बार जो पूरा पाषाण काल का, है ना, पहली बार हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल का और निम्न पाषाण काल का कोई हथियार मिला। पहली बार उस संस्कृति के बारे में जानकारी मिली। यही रीजन था कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पहली बार ढूंढा था उस हथियार को जो कि निम्न पुरापाषाण काल उच्च पुरापाषाण से बिलोंग करता था। इसलिए इनको अब देखिएगा कि इनको भारतीय, है ना, भारतीय प्राक ऐतिहासिक काल के पिता, है ना, या जनक भी कहा जाता है। भारतीय प्राक ऐतिहासिक काल के जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक, है ना? क्योंकि पहली बार इन्होंने हथियार का खोज किया। कहां से किया था? तमिलनाडु के पलम्बरम से किया, है ना? यहीं पर आप देखिएगा अतरंजी खेरा है जहां पर पहली बार लोहे की खोज हुई थी, है ना? तो आप देखिएगा कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था और इसलिए इनको हमने क्या किया? भारतीय प्राक ऐतिहासिक काल का क्या कहा? जनक कहा, है ना? लेकिन आपको पता है कि जो नव पाषाण काल है उनके खोजकर्ता के रूप में हम जॉन लुबाक को जानते हैं और मध्य पाषाण काल को हम लोग कर्शियर, है ना, कर्शियर के नाम से जानते हैं। और इस तरह से आप देखिए अगर पहली बार भारतीय इतिहास काल की शुरुआत हुई, जहां पर हम देखते हैं करने वाला कौन था? तो करने वाले यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई भारतीय पुरातत्व विभाग के जो उपाध्यक्ष बनाया गया वो कौन थे? लॉर्ड कनिंघम। और फाइनली जब 1863 में पलम्बरम से पहली बार निम्न पुरापाषाण काल उच्च पुरापाषाण के हथियारों को किसने ढूंढा? हैंडेक्स, मतलब एक कुल्हाड़ी टाइप का एक संरचना था जो इस तरह से बना होता था और ये एक पकड़ के ऐसे मारने वाला होता था जानवरों को, है ना? पकड़ के मारने वाला होता था, जानवरों को पकड़ के मारने वाला होता था, है ना? तो किसने ढूंढा? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। और यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से हम इतिहास को अब लेके चलेंगे और यहाँ से हम बांटेंगे इतिहास को कैसे? तो हम बांटेंगे पाषाण काल से, है ना? कहाँ से हम देखेंगे? पाषाण काल से। और हम पाषाण काल से अब यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे और देखिए अब पाषाण काल से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से इसको मिटाते हैं। अब आते हैं आगे। अब देखिए हमने बताया कि हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल को समझ चुके थे। हमने बताया था प्राक ऐतिहासिक के अंदर, है ना? तो प्राक ऐतिहासिक के अंदर हम किसको पढ़ेंगे जी? तो प्राक ऐतिहासिक के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसको, पाषाण काल को, है ना? पाषाण काल को पढ़ेंगे। तो देखिए पाषाण काल को पढ़ेंगे। पाषाण काल को हम लोग पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पैलियोलिथिक एज, है ना? तो पैलियोलिथिक एज, है ना, पैलियोलिथिक एज, है ना? अब देखिए पैलियोलिथिक का मतलब होता है भाई क्या? पत्थर का युग। क्या होता है जी? पत्थर का युग। क्योंकि इस समय जितने भी मनुष्य थे उन्होंने सबसे पहले हथियार किस चीज का बनाया था? पत्थरों के हथियारों को बनाना सीखा। तो पत्थरों के हथियारों के बनाने के क्रम में हम देखते हैं इसे पैलियोलिथिक एज, पाषाण काल या पत्थर का युग कहते हैं। तो पाषाण काल में हमने बताया था कि पाषाण काल को जब हम पढ़ेंगे तो पाषाण काल से पहले आपको पता है कि पाषाण काल किस समय का काल है ना? तो आपको बस हमने बताया था कि देखिए भाई हम लोग जब काल को पढ़ रहे होते तो काल में हमने बताया था कि दो तरह के काल होंगे। जैसे कि एक समय काल होगा जहां से पहली बार मनुष्य जैसे जो होमोसेपियंस का आना स्टार्ट हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लास्टोसीन एज। क्या कहते हैं जी? प्लास्टोसीन, है ना? प्लास्टोसीन एज, है ना? या प्लास्टोसीन काल, है ना? अब देखिए प्लास्टोसीन काल में या प्लास्टोसीन एज में होता क्या है कि यहाँ पर हम देखते क्या है
कि यहाँ पर जो पूरा पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी बर्फ से ढका था। पूरा पृथ्वी क्या था जी? बर्फ से ढका। पूरा पृथ्वी क्या था? बर्फ से ढका हुआ था। पूरा पृथ्वी बर्फ से ढका हुआ था। अब पूरा पृथ्वी बर्फ से ढका होने की वजह से बहुत सारे जंगल या जानवर नहीं थे। लेकिन इस प्लास्टोसिन एज जो कि लगभग 20 लाख से 20,000 वर्ष तक चला, और फाइनली आप देखिएगा इसी के बाद आ जाएगा होलोसीन। क्या आएगा? होलोसीन, है ना। इसके बाद क्या आएगा जी? होलोसीन युग, है ना। होलोसीन युग में आप देखिएगा बर्फ धीरे धीरे हटने लगती है, और जो आज हम देखते हैं कि हम जो होमोसेपियंस है, ये होमोसेपियंस के साथ कई सारे जानवर, जंगल ये सब निकलना स्टार्ट हो गया। और फाइनली यहाँ से जो है होलोसीन एज स्टार्ट होता है, और होलोसीन में जो मेनली रूप से जो इंसान है उसे हम क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस। उसे हम क्या कहते हैं? होमोसेपियंस, है ना। आप लोग को पता होगा कि मनुष्य का इतिहास के बारे में हमने बता दिया था। जो हमारी सभ्यता है, मनुष्यों का जो इतिहास वो कैसे था? तो रामापिथेकस, है ना। रामापिथेकस के बाद हम देखेंगे कि रामापिथेकस दो तरीके से आगे बढ़ेंगे, जंगल, मैदान, फिर वही बनेगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद हम देखेंगे कि पहली बार हाथ का प्रयोग करेंगे, होमो हिबिलस, है ना। होमो हिबिलस के बाद हम देखेंगे कि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ेगा वो धीरे धीरे और सीधा होकर चलने लगेंगे, होमो इरेक्टस। और हीमो इरेक्टस जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, उनका दिमाग ठीक ठाक काम करेगा, तो क्रोमैगन। क्रोमैगन के बाद हम देखेंगे वो दिमागों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चालू करेंगे हाथ के साथ, हम देखेंगे नियंथरडल। अब वही नियंथरडल जब पूरी तरह से अपने शरीर को कम करके अपने दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करने लगते हैं, तो वही बनता है होमोसेपियंस। क्या बनता है जी? होमोसेपियंस, है ना। तो आज जो मनुष्य है वो क्या है? होमोसेपियंस, है ना। तो होलोसीन युग में होमोसेपियंस का क्या हो चुका है? पूरी तरह से आगमन हो चुका था, और ये पाषाण काल का समय है। पाषाण काल में हम देखते हैं कि हमने पाषाण काल को भी बांटा है कितने काल में? थे 3 काल में। एक को हमने बोला पूरा पाषाण काल। क्या बोला जी? पूरा पाषाण काल। एक को बोला है पूरा पाषाण काल, एक को बोला है मध्य पाषाण काल, एक को हमने क्या बोला जी? मध्य पाषाण काल, और एक को हमने बोला नवपाषाण काल, है ना। नवपाषाण काल। एक को हमने बोला है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, है ना। बात समझ में आ रही है? तो देखिए यहाँ पर ये चीजें चल रही है ना। अब देखिएगा कि जो हमने पाषाण काल को यहाँ पे डिवाइड किया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इसमें हमको जो पहले पढ़ना है उसको किसको पढ़ना है जी? पूरा पाषाण काल। किसको पढ़ना है जी? पूरा पाषाण काल को, ठीक है। तो कल जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग पूरा पाषाण काल को पूरी तरह से समझेंगे। पूरा पाषाण काल में हुई बदलती हुई दुनिया, वो जगह, वो साइट्स, सारी चीजों को समझेंगे। उस समय जो हथियारों का प्रयोग हो रहा था, कैसे हथियारों का प्रयोग हो रहा था, उन चीजों को समझेंगे, है ना। तो आज भर हम लोग यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।